जो दूसरों की उन्नति देख करके जले और काम बिगाड़ दे, वो तो राक्षस का रूप है। खाई कबाब शराब सरोजा, निश दिन पर नारी ने कहाँ खोजा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावै सेवा। जिनके यश आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। खाई कबाब शराब सरोजा, निश दिन पर नारी ने कहाँ खोजा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावै सेवा। जिनके यश आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। ते जानो निश्चर सम प्राणी। कौन है राक्षस? जो कबाब खाता है, मांस खाता है, शराब पीता है, अंडा खाता है, पराई स्त्रियों को छेड़ता है, माता पिता को भी नहीं मानता, उनको भी गाली बकता, अपमान करता है, साधु संत को सताता है, कष्ट देता है, उसको राक्षस शिव जी कहते हैं, हे भवानी वो राक्षस है। और कृष्ण कहते हैं दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। जो दंभ करता है, दिखावा, और जो दर्प माने घमंड करता है और अभिमान करता है, क्रोध बहुत करता है, और जो बहुत गाली बकता, कठोर वचन बोलता है, ये ज्ञान से उत्पन्न हुए सभी अवगुण जिसमें होते हैं उसको राक्षस कहा जाता है। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है। क्रोध को यमराज का रूप चाणक्य ने कहा है। क्रोधो वही वस्तु राजा, कि यमराज को देखना है तो क्रोध को देख लो, क्रोध ही यमराज का अवतार है। यमराज आता है तो मारता है, और क्रोध आता है वो भी मारता है, इसलिए क्रोध को यमराज कहा गया। और मैं निवेदन करूंगा, जिसके घर में लोग क्रोध बहुत करते हैं उसके घर में गरीबी आ जाती है। अधिक क्रोध करने वाले नेता ऊंचे राज पद को पाने से वंचित रह जाते हैं। और जिनको गुस्सा बहुत आती है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, सुबह से लेकर शाम तक उलझे रहते हैं, शांति नहीं मन में है, उनके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है, फिर गरीबी और दरिद्र आता है। इसलिए यदि चाहते हो कि हमारे घर में लक्ष्मी आए तो थोड़ा क्रोध को कंट्रोल करो, जिद्दी स्वभाव मत बनाओ। जिद्दी और हठी और क्रोधी, ये तीन स्वभाव के लोग गरीब हो जाते हैं। जो उचित कह रहा है उसकी बात को मानने के लिए भी तैयार रहो। अपना हठ मत रखो कि ऐसा ही करूंगा। हठी सठी क्रोधी जिद्दी, ये तो राक्षस के लक्षण है। रावण को मंदोदरी ने समझाया तो भी रावण नहीं माना, कुंभकर्ण ने समझाया तो भी नहीं माना, विभीषण ने समझाया तो भी नहीं माना। आखिर रावण के साथ साथ लंका का विनाश हो गया, रावण का भी विनाश हो गया। जब किसी बात के लिए सब लोग समझाने लग जाए फिर भी तुम्हारे समझ में ना आए तो समझ लेना कि अब तुम्हारे विनाश का वक्त निकट आ गया है। और जो भी नुकसान हुआ है उतने नुकसान में ही संतोष कर लो, आगे बकवास मत बढ़ाओ, नहीं तो और बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। विशाल देव कहते हैं क्रोध न करो बुद्धि भ्रम होई।
क्रोध मत कीजिए, अन्यथा बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाएगा। और स्वभाव धीरे धीरे जब बिगड़ता है, उसका सुधरना बहुत कठिन हो जाता है। गम खाना भी सीखो। जब जब तुमको क्रोध आया है तो क्रोध ने तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान किया है। दुकान में बैठकर क्रोध आएगा तो ग्राहक टूट जाएंगे। कितने दुकानदारों को देखा गया ग्राहकों से मारपीट कर रहे। कितने डॉक्टरों को देखा गया मरीज से मारपीट करते। और कितने नेताओं को देखा गया वोटर सपोर्टर से मारपीट होती उनकी। राजनीति तुम क्या करोगे? तुम तो दुश्मनी बढ़ा रहे हो। बड़ी तरकीब से काम कीजिए। और चुनाव के बाद सारे भेदभाव को भूल जाइए। ये जो बड़े बड़े नेता हैं, ये बड़े आश्चर्य वाली बात है। मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी भारत देश के प्रधानमंत्री मुलायम सिंह यादव के घर पर तेज प्रताप यादव के विवाह में शामिल हुई। लालू प्रसाद यादव की पोती के साथ में या बेटी के साथ, पता नहीं किसके साथ हुआ। और वहाँ नरेंद्र मोदी भी रसगुल्ला खाने पहुँचे और हाथ मिलाया गर्मजोशी के साथ। वहाँ लालू जी भी मिल गए, मुलायम भी मिल गए, अखिलेश मिल गए, मोदी भी मिल गए। कितना समय निकाल कर गए होंगे। जबकि मोदी लोकसभा के चुनाव में सबको हराता है, वो बब्बर शेर वहाँ रसगुल्ला खा रहा है। हारने वाले लोग भी उनको बुलाकर प्लेट में बिस्कुट देते हैं कि और लीजिए एक और, ताकत बन जाए तो आगे फिर हराओ, देखता हूँ। कितना बड़ा दिल है, कितना बड़ा सिस्टम है, ये सोचना। सारे चुनाव का भेदभाव भूल गए। लेकिन गांव में मैं देखता हूं, छोटा सा सरपंच का चुनाव है, एक बार चुनाव लड़ गए, फिर जिंदगी भर के लिए दुश्मनी बना कर गए। आना जाना बंद, मुंह बोलना बंद, संभल संभल कर निकलते हैं कि कहीं वो हमको न पीटे। तैयारी से निकलते कि हम उसको पीट दे। ये राजनीति करने का तरीका है। तुम सरपंची में ही अटके लटके रहोगे, इसके आगे तुम नहीं जाओगे, गांव की खुराफात में ही पड़े रहोगे। एक बालक गांव में छोटी सी डॉक्टरी करता था। गांव के लोगों ने कहा सरपंच का चुनाव लड़ो, तो लड़ गया, सरपंच बन गया। फिर गांव के लोगों ने कहा कि विधायक का चुनाव लड़ो, तो विधायक बन गया। फिर गांव के लोगों ने कहा सांसद का लड़ो, तो सांसद बन गया। और फिर मंत्री बनने का नंबर आया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि मंत्री मत बनो, तो बोला जय बजरंगबली, नहीं बनूंगा। तो अगले टर्न में उसको छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना दिया। उस बालक का नाम डॉक्टर रमन सिंह था और 15 साल तक मुख्यमंत्री बनकर बैठा रहा। एक सरपंच से मुख्यमंत्री तक की यात्रा किया। सोचने की बात है। राजनीति सिखाती नहीं कि राग द्वेष करो। राजनीति कहती है वोटिंग के बाद, चुनाव के बाद जो जीत गया है वो सबका काम करे, और जो हार गए हैं वो एक एक फूलों का हार लेकर जीतने वाले को पहनाते कि हार भी तेरी वजह से हुई है, इसलिए फूलों का हार भी मैं तुझे ही दे देता। बस बात खत्म हो गई। अपना अपना काम करो, खेती करो, बाड़ी करो, बिजनेस करो, उन्नति करो, अगले चुनाव की फिर तैयारी करो। और चुनाव में जो भी हार जीत होती है जनता का निर्णय होता है।
जनता को कौन कितना प्रभावित कर सकता है, कौन कितना जनता को मोटिवेट कर सकता है। और आज की तारीख में चुनाव जीतना भी कोई आसान चीज़ नहीं है, बहुत कठिन काम है। क्योंकि जितना ज़्यादा तुम फ्री दे पाओगे उतना ज़्यादा जीत सकते हो। फ्री चाहते हैं लोग, और जनता इतनी होशियार है, फ्री भी ले लेगी और उसके बाद तुमको भी फ्री कर देगी कि तुम भी फ्री घूमो जाकर। किसी प्रदेश में सरकार ने बहुत लाखों मोबाइल बांट दिया सबको फ्री, और जनता ने ले भी लिया। और उस पार्टी ने सोचा ये मोबाइल लेकर के मेरा कन्विंसिंग करेंगे, दूसरों को बताएंगे वोट इन्हीं को देना। वैसी कन्विंसिंग किया, केवल 6-7 सीटें मिली, बाकी लुटिया डूब गई। मोबाइल भी ले लिया, वोट भी नहीं दिया। ये जनता कोई कम होशियार है, ये सब बड़े खिलाड़ी लोग हैं। कितने लोग तो ऐसे भी हैं जो पार्टी का व्यक्ति आता उसी की जय जयकार बोलते हैं, और जो सरकार बन जाती है उसका झंडा गाड़ी में लगा लेते हैं। मैंने पूछा 5 साल पहले तुम उनका झंडा लगाए थे, अब दूसरे का झंडा लगाए। बोले हमको किसी पार्टी से मतलब नहीं है, जिसकी सरकार उसका झंडा, क्योंकि हमारा काम नहीं रुकना चाहिए, बस बात खत्म। होशियार लोग, आपस का प्रेम टूटने ना पाए, एक दूसरे के प्रति भाव बना रहे। और यदि एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहा तो जहां प्रेम है वहीं सुख है, जहां प्रेम है वहीं सफलता है, जहां प्रेम है वहीं शांति है, और जहां प्रेम है वहीं सुमत है, और जहां सुमत है वहीं संपत्ति है, जहां संपत्ति है वहीं दरिद्र का विनाश हो जाता है और अमीरी का प्रकाश हो जाता है। इसलिए आपस में सुमत भी बनाइए। धीरे धीरे सत्संग विराम करूंगा, बाहर के लोग जाना भी चाहते हैं। सत्संग करते करते 1.5 घंटा हो भी गया, सीधे बैठ जाओ। संतो बोले ते जग मारे। अब सवाल उठा कि ये परमात्मा अंदर है, आत्मा ही परमात्मा है, तो इतना गड़बड़ क्यों हो रहा है? क्योंकि याद रखना, शासन, प्रशासन, अफसर और कर्मचारी, जब कर्मचारियों का बोलबाला हो जाता है तो अफसरों की नहीं चलती है। जब अफसरों का, कर्मचारियों का, दोनों का बोलबाला हो जाता है तो प्रशासन फेल होने लग जाता है। याद रखना, ये प्रशासन के रूप में परमात्मा है, आत्मा रूपी परमात्मा। और जब इंद्रियों का बोलबाला हो जाता है और मन का बोलबाला हो जाता है, मन अफसर है और इंद्रियां कर्मचारी हैं, ये अफसर रूपी मन और कर्मचारी रूपी इंद्रियों का जब बोलबाला हो जाता है तो आत्मा रूपी परमात्मा जो प्रशासन चला रहा है उसका फिर प्रभाव कम होने लग जाता है। इसलिए इंद्रियों को बस में करो ताकि आत्मा रूपी परमात्मा का प्रभाव बढ़ना चाहिए। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, सबके घर में सुख शांति का प्रकाश हो, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादाशील नारी बनो, बड़ों का सम्मान सहज रूप से करना सीखो, छोटों को स्नेह दो, गम खाने का भी अभ्यास करो, स्वभाव को सरल बनाओ, परिश्रम इतना करो, अपने शरीर की सभी ऊर्जा का प्रयोग करो। कभी कभी तुम काम करके आते हो और कहते हो हम थक गए, कहते हो कि नहीं कहते हो हम थक गए, अपने घर में कहते हो, लेकिन उसी समय देखिए तुम कहते हो काम करने की क्षमता नहीं, बहुत थक गया, अब उठ नहीं पाऊंगा, आराम करूंगा। लेकिन उसी समय
यदि आपकी पड़ोस में आग लग जाए फिर तुम दौड़कर बाल्टियों में पानी भर भर कर डालते हो, तब हंसी आती है। तुम कह रहे थे अब हम बहुत थक गए, आराम करेंगे, उठ नहीं पाएंगे। अब ये कहाँ से उठ रहे, ये ताकत कहाँ से आ गई? आपके अंदर वो जो थकान लग रही वो झूठी थकान है। जो तुम्हें लगता है अब काम नहीं कर पाऊंगा, वो सच्ची रिपोर्ट नहीं है। अंदर से तुम्हारे अंदर अभी भी और बहुत कुछ करने की क्षमता है। कभी कभी चारों तरफ से जब आपत्तियां घेर लेती हैं तो तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा का जन्म हो जाता है। और कभी कभी तुम कह रहे थे मेरे पैर में दर्द हो रही है, लेकिन आधी रात को तुम्हें सूचना मिली कि पिताजी को हार्ट अटैक आया है। तुरंत उठकर खड़े हो जाओ, पैर की दर्द तुम भूल जाते हो, उनको गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हो, क्योंकि विषम परिस्थिति आ गई। एक सज्जन कह रहे थे मेरे 102 डिग्री बुखार था, अचानक रात में वाइफ ज़्यादा बीमार हो गई, फटाक से मैं दौड़ करके हॉस्पिटल लाया, उसके इलाज में जुट गया। मेरा बुखार तो न जाने किधर चला गया, उसी के चक्कर में सब ठीक हो गया। ये एडिशनल एनर्जी आपके पास में रहती है। और जो लोग अपनी अतिरिक्त ऊर्जा से काम लेना शुरू कर देते हैं वही सबसे आगे निकलते हैं। अतिरिक्त माइंड भी तुम्हारे पास में रहता है और अतिरिक्त कार्य करने की क्षमता भी रहती है। जैसे विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा होता ना, ऐसी एडिशनल एनर्जी रहती है। तुम्हारे माइंड में भी बहुत बड़ी सामर्थ्य है याद करने की, स्मरण शक्ति बहुत है। ये दिमाग से सही काम लेना तो सीखो। टेंशन में पड़े रहने से भी दिमाग सही काम नहीं करता है, उलझन में रहने से भी दिमाग सही काम नहीं कर पाता है, दुखी रहने से भी माइंड का प्रयोग सही नहीं होता है, चिंता करने से भी आपकी बुद्धि का प्रयोग सही नहीं होता है। बुद्धि का यदि सही प्रयोग करना चाहते हो तो प्रसन्न चित्त रहो, और प्रसन्न रहना चाहते हो तो कृपया गलतियां मत करो। अगर विचारधारा सही नहीं है तो प्रसन्न नहीं रह सकते हो, कर्म सही नहीं है तो खुश नहीं रह सकते हो। विचारधारा आपकी जब पवित्र हो जाती है, मन अच्छा है, कर्म अच्छे हैं, आपका अपने ऊपर नियंत्रण है, तब प्रसन्नता ऑटोमेटिक आती है। जब प्रसन्नता होती है तब तुम्हारी बुद्धि खुलकर काम करती है। इसलिए विद्यार्थियों को बहुत खुश रहना चाहिए। कितने विद्यार्थी गुस्सा बहुत करते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के, माँ का कहना नहीं मानते हैं, बाप की बात नहीं मानते हैं, भाई को समझते नहीं, बहन के पास बैठते नहीं, न जाने कहाँ घूमते रहते हैं। कोई पूछ लेता कहाँ गए थे, बोले कहीं नहीं गए थे, बोले कहीं तो गए थे, बोले नहीं गए थे। लड़ने को आमादा हो जाते हैं। माता पिता हैरान है, अब इसको क्या किया जाए। ये गुस्सा करने से, अकड़ने से तुम्हारी बुद्धि का प्रयोग नहीं हो पाएगा। आपसे बड़े लोग यदि आपको समझाते हैं तो उनकी बात को ध्यान से सुनिए और बचपन को संवार लीजिए। अगर बचपन बिगड़ गया तो जवानी बिगड़ जाएगी, और जवानी अगर नहीं संभाल सके तो बुढ़ापा दुखद हो जाएगा, और बुढ़ापे में भी नहीं संभल सके तो आपकी मृत्यु भी पीड़ादायक होगी। इसलिए बचपन को संभालो ताकि बुढ़ापे में कुछ करने योग्य बन सको, और जवानी में बहुत कुछ करके दिखा सको, और बुढ़ापे में भी हंसते हंसते जिंदगी गुजार सको। ऐसा तुम्हारा बचपन होना चाहिए। बाल अवस्था को खेल कूद में, मनोरंजन में मत गंवाइए, फैशन में। इस बाल अवस्था को